वेलकम टू मास्टर माइंड ऑफ जीके। एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है मास्टर माइंड ऑफ जीके में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में उत्पाद विभाग से जो प्रीवियस ईयर में एग्जाम हुआ था उसमें जो प्रश्न पूछा गया था फ्रेंड्स, उसी का सॉल्यूशन मैं डिस्क्रिप्शन के साथ प्रोवाइड करा रहा हूँ। ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूरा वीडियो जरूर देखिएगा फ्रेंड्स। 50 प्रश्न देखेंगे, 50 में से कम आपको तो 250 प्रश्न कवर होगा, ठीक है। इसलिए पूरा वीडियो आप लोग जरूर देखिएगा। और ये सभी प्रश्न है जो फ्रेंड्स आपका मध्य निषेध सिपाही है, जो प्रीवियस ईयर को एग्जाम हुआ था उसी का एक क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो पूरा वीडियो आप लोग जरूर देखिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। और फ्रेंड्स, आप लोग मेरा टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें, उस पर आपको काफ़ी स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराया जाएगा। तो उसका लिंक भी इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। नहीं तो टेलीग्राम में सर्च करिए फ्रेंड्स, जीके मास्टरमाइंड लिखना है आपको, तो सरस्वती माता जी का फोटो लगा रहेगा, मेरा चैनल आ जाएगा, उसको आप लोग ज्वाइन करके जरूर रखिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, थोड़ा सा वक्त दीजिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि इसमें आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। चलिए तो देखिए, पहला सवाल है फ्रेंड्स, पूछा गया था आपका कि किस मुगल शासक ने शाहू को मुक्त किया था। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मुअज्जम। अब मुअज्जम किसे कहा जाता है इसके बारे में डिटेल देखते हैं। तो किस मुगल शासक ने शाहू को मुक्त किया था, तो मुअज्जम। देखिए डिस्क्रिप्शन में ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। मुगल शासक मुअज्जम ने शाहू को कैद से मुक्त किया था। बहादुर शाह प्रथम का पूर्व नाम मुअज्जम था। एक जिक्के ये बन रहा है, याद रखिएगा फ्रेंड्स, मुअज्जम किसे कहा जाता था, तो बहादुर शाह प्रथम का पूर्व नाम मुअज्जम और उपनाम क्या था, शाह ए बेखबर, ठीक है, शाह ए बेखबर इसी का उपनाम था। इसने 1707 से 1712 ईस्वी तक शासन किया। इसका उत्तराधिकारी जहांदार शाह बना था। तो समझ गए होंगे फ्रेंड्स कि मुअज्जम किसे कहते थे, तो बहादुर शाह प्रथम को कहा जाता था। इसका पूर्व उपनाम क्या था, तो शाह ए बेखबर था। इसी ने शाहू को मुक्त किया था। चलिए सवाल नंबर 2 देखते हैं। हिस्टोरिका नामक प्रसिद्ध रचना किसकी है, तो हिस्टोरिका किसने लिखा है फ्रेंड्स, तो इसका हो जाएगा हेरोडोटस के द्वारा ये हिस्टोरिका लिखा गया है। देखो हिस्टोरिका के लेखक हेरोडोटस है। हेरोडोटस को इतिहास का पिता भी कहा जाता है। एक जिक्के ये बन रहा है, सभी लोग याद रखें, मेरे ख्याल सबको पता भी होगा इतिहास का पिता किसे कहा जाता है, हेरोडोटस, जिसने आपका हिस्टोरिका नामक बुक की रचना की थी। यूनानी रोमन लेखक था ये जो हेरोडोटस था, जो कहाँ का लेखक था ये भी सवाल पूछा जाता था। ये यूनानी रोमन लेखक था। हिस्टोरिका में 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के भारत फारस ईरान, फारस जिसे ईरान कहते हैं, के संबंध का वर्णन है। तो इसमें देखिए कितना चीज लिखने को आपको सीखने को मिला फ्रेंड्स। सबसे पहले तो जान लेते हैं हम लोग के हिस्टोरिका के लेखक कौन है, तो हेरोडोटस। हेरोडोटस कहाँ के निवासी था, तो यूनानी लेखक था, यूनानी रोमन लेखक था फ्रेंड्स, ठीक है। और ये हिस्टोरिका नामक बुक में क्या वर्णन मिलता है, तो आपका 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के भारत और फारस के संबंध का वर्णन मिलता है। अब देखिए फ्रेंड्स, तो हिस्टोरिका का लेखक जान गए। और देखिए जो फेमस यहाँ पर जो लिखा हुआ है बुक, उसका याद रखें इसको, टॉलमी ये आपका हो गया लेखक। तो इन्होंने भारत का भूगोल लिखा है। भारत का भूगोल के लेखक कौन है इस पुस्तक का, तो टॉलमी, सभी लोग याद रखिएगा। नेचुरल हिस्ट्री किसने लिखा है, फिर तो प्लिनी लिखा है। इंडिका किसने लिखा है, तो मेगास्थनीज लिखा है। और एम्बेसी ऑफ टॉमस रो टू इंडिया किसने लिखा है, तो सर टॉमस रो लिखा है। तो मैं पहले बता दिया था फ्रेंड्स वीडियो को पहले कि इसमें कम से कम 50 प्रश्न आप पढ़ेंगे और 250 आपका जीके जीएस इंपॉर्टेंट कंप्लीट होगा। इसलिए पूरा कंप्लीट वीडियो आप लोग जरूर देखिएगा। तो यहाँ पर हम लोग देख लिया फ्रेंड्स कि टॉलमी के लेखक, भारत का भूगोल के लेखक टॉलमी हो गया, नेचुरल हिस्ट्री का प्लिनी हो गया, इंडिका का मेगास्थनीज हो गया, और एम्बेसी ऑफ टॉमस रो टू इंडिया का हो गया टॉमस रो हो गया। यहाँ हम लोग पढ़े थे क्या, आपका हिस्टोरिका नामक प्रसिद्ध रचना किसकी है, तो हेरोडोटस के बारे में। 3 नंबर सवाल को देखते हैं फ्रेंड्स। 3 नंबर सवाल है, अगर इसका पीडीएफ चाहिए फ्रेंड्स तो कमेंट करके बताइएगा, तो मैं टेलीग्राम ग्रुप आप लोग ज्वाइन करिएगा, तो उसमें फिर धीरे धीरे मैं आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करा दूंगा। भारत में पहला एम्स कहाँ खुला था, भारत में पहला एम्स कहाँ खुला था, इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नई दिल्ली में भारत का पहला एम्स खुला था। भारत में पहला एम्स 1956 ईस्वी में, याद रखिएगा, देश की राजधानी नई दिल्ली में खुला था 1956 में। चौथा नंबर सवाल देखिए, किसने बंगाल की राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित किया था। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है। इसका करेक्ट आंसर होगा मीर कासिम। मीर कासिम है जो बंगाल की राजधानी मुर्शिदाबाद से कहाँ किया था, तो मुंगेर स्थानांतरित किया था। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसके बारे में डिटेल देख लेते हैं फ्रेंड्स कि मीर कासिम अंग्रेजों द्वारा बनाया गया बंगाल का दूसरा नवाब था, ठीक है। ये मीर कासिम था अंग्रेजों के द्वारा दूसरा
नवाब बनाया गया था इसे? मीर कासिम ने बंगाल की राजधानी मुर्शिदाबाद से स्थानांतरित करके मुंगेर बिहार को अपनी राजधानी बनाया था। मीर कासिम ने मुंगेर में तोपखाने एवं बंदूकों के निर्माण हेतु कारखानाओं की स्थापना किया। मीर कासिम का शासनकाल 1760 से 1763 ईस्वी तक रहा था। मीर कासिम को 1763 ईस्वी में नवाब के पद से हटाकर पुनः मीर जाफर को बंगाल का नवाब नियुक्त कर दिया गया था। ठीक है, अगला सवाल को लेते हैं। 5 नंबर सवाल आपका कर रहा है, निम्न में से कौन सा काल क्रम के अनुसार सही है? काल क्रम के अनुसार सही है तो ऑप्शन नंबर बी रामानुज, उसके बाद नामदेव, उसके बाद में चैतन्य महाप्रभु, उसके बाद में तुलसी। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब देख लेते हैं इसका डिटेल में फ्रेंड्स। भक्ति आंदोलन की शुरुआत 6वीं शताब्दी में तमिल क्षेत्र, कर्नाटक और महाराष्ट्र में हुई थी। ठीक है, याद रखिएगा, भक्ति आंदोलन की शुरुआत है जो 6वीं शताब्दी में महाराष्ट्र और कर्नाटक में हुई थी। भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत में रामानंद के द्वारा लाया गया था। किसके? आपका रामानंद के द्वारा लाया गया था। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर भक्ति आंदोलन के संत, प्रमुख संत एवं उनकी रचनाएं निम्न है। रामानुज है, जो रामानुज ने क्या क्या लिखा था फ्रेंड्स? देखिए 1017 से 1137 श्री भाष्य और गीता माध्यम, इन्हें रामानुज ने लिखा था। अभंगा लिखा था नामदेव ने। फिर आपका चैतन्य हो गया, चैतन्य चरित्रम और चैतन्य भागवत है चैतन्य ने। तुलसी जी क्या लिखे थे? रामचरितमानस और गीतावली और कवितावली। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। गीतावली और कवितावली के लेखक कौन है? तो आपका तुलसीदास जी है। यहाँ क्वेश्चन था आपका फ्रेंड्स क्या कि निम्न में से कौन सा काल क्रम के अनुसार सही है? इसका जो 5 का करेक्ट आंसर हो गया था ऑप्शन नंबर बी रामानुज, नामदेव, चैतन्य और तुलसी। अगला सवाल को लेते हैं फ्रेंड्स। 6ठा नंबर सवाल है, निम्न में से कौन कांग्रेस का कभी भी अध्यक्ष नहीं बने हैं? तो देखिए, कांग्रेस का अध्यक्ष कभी सुरेंद्र नाथ बनर्जी तो बने, गोपाल कृष्ण गोखले भी बने, महात्मा गांधी भी एक बार बने थे। महात्मा गांधी एक बार 1924 ईस्वी में बने थे फ्रेंड्स, बेलगांव अधिवेशन में एक बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। तो बाल गंगाधर तिलक है जो कभी नहीं बने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष। अच्छा सवाल है फ्रेंड्स। देखिए यहाँ पर है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में मुंबई में गोकुल दास तेज प्रताप संस्कृत महाविद्यालय के पास ग्वालिया टैंक नामक स्थान पर ए.ओ. ह्यूम ने किया था। कितना सारा इसमें सीखने को मिल रहा है, पूछा जाता है फ्रेंड्स। इसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो डेट के साथ 28 दिसंबर 1885 में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो मुंबई में गोकुलदास तेज प्रताप संस्कृत महाविद्यालय के ग्वालिया टैंक नामक स्थान पर हुआ था। इसके संस्थापक कौन थे? तो ए.ओ. ह्यूम के द्वारा स्थापना किया गया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के। ए.ओ. ह्यूम को हर्मिट ऑफ शिमला कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा। हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है? शिमला का साधु, तो ए.ओ. ह्यूम को कहा जाता है। इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ये भी पूछा जाता है। तो इसके प्रथम अध्यक्ष डब्ल्यू.सी. बनर्जी अर्थात बोमेश चंद्र बनर्जी थे। 1907 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन सूरत में हुआ था। इस अधिवेशन में कांग्रेस उदारवादी और उग्रवादी दल में विभाजित हो गया था। जी हाँ, 1907 के सूरत अधिवेशन में ही आपका ये फूट हुआ था। नरम दल में रास बिहारी बोस, याद रखिएगा फ्रेंड्स, नरम दल में कौन कौन थे? नरम दल में आपके थे रास बिहारी बोस, मोतीलाल नेहरू और मदन मोहन मालवीय थे। तथा गरम दल में कौन थे फ्रेंड्स? तो लाल बाल पाल, याद होगा आपको। तो लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल थे। तो नरम दल में कौन थे फ्रेंड्स? ये इनको आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है। नरम दल में रास बिहारी बोस, मोतीलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय, और गरम दल में लाल बाल पाल याद रखेगा, हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तिलक थे और बिपिन चंद्र पाल थे, आदि थे। इन तीनों उग्रवादी सदस्यों को लाल बाल पाल के संक्षिप्त नामों में भी जाना जाता है। वही मैं बता रहा था, जाना जाता है। जिसमें बाल अर्थात बाल गंगाधर तिलक कभी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बने थे। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ क्लियर हो गया आपका कॉन्सेप्ट कि कौन अभी तक मतलब एक बार भी कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बने थे, तो बाल गंगाधर तिलक नहीं बने थे। चलिए अगला 7 नंबर सवाल है, मार्लो मिंटो सुधार कब आया था? ये भी क्वेश्चन बार बार आता है। तो देखिए 1909 ईस्वी इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मार्लो मिंटो सुधार। अब इसके बारे में डिटेल देख लेते हैं जो इंपॉर्टेंट है कि तत्कालीन भारत राज्य सचिव मार्लो मिंटो 1909 ईस्वी का भारत परिषद तत्कालीन या मार्लो मिंटो सुधार का प्रस्ताव पेश किया था। मुसलमानों को पृथक निर्वाचक मंडल का अधिकार प्रदान किया गया था। टॉप मोस्ट VBI सवाल यही लाइन है आपका, पूछा जाता है फ्रेंड्स, किस अधिनियम के द्वारा या मुसलमानों को पृथक निर्वाचक मंडल का अधिकार प्रदान किया गया था? तो 1909 ईस्वी के मार्लो मिंटो सुधार इसका करेक्ट आंसर होगा। इसलिए कहा जाता है कि मार्लो मिंटो ने फूट डालो और राज करो की नीति लागू किया था। ठीक है फ्रेंड्स, इसलिए पृथक ये किया था ना, इसलिए कहा जाता है कि जो मार्लो मिंटो सुधार है वो फूट डालो और राज करो की नीति को लागू किया था। इसी में मुसलमानों का पृथक निर्वाचक मंडल का अधिकार प्रदान किया गया था, मार्लो मिंटो सुधार 1909। अगला सवाल को लेते हैं फ्रेंड्स, सती प्रथा का उन्मूलन किसके सहयोग से हुआ था? वीडियो कैसा लग रहा है फ्रेंड्स? सब्जेक्टिव पढ़ने में हमें कॉमेंट करके आप लोग बताइएगा, ताकि नेक्स्ट आप आगे जो भी आपको प्रैक्टिस सेट करवाऊँ मैं इसी तरह का मैं करवाऊँ। सती प्रथा का उन्मूलन किसके सहयोग से हुआ था?
तो राजा राम मोहन राय के सहयोग से हुआ था फ्रेंड्स, ठीक है। सती प्रथा का उन्मूलन राजा राम मोहन राय के सहयोग से हुआ था। लॉर्ड विलियम बेटिंग ने 1829 ईस्वी में इसको समाप्त कर दिया था, ठीक है, अवैध घोषित कर दिया था सती प्रथा को। इसके बारे में डिटेल देख लेते हैं। राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का पिता कहा जाता है, सभी को पता है, या तो पुनर्जागरण का पिता भी कहा जाता है, राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। 1809 ईस्वी में तुहफतुल मुवाहिदीन एकेश्वरवादियों का उपहार नामक ग्रंथ में राजा राम मोहन राय ने मूर्ति पूजा, बाह्य आडंबर, अंधविश्वास तथा सती प्रथा आदि का विरोध किया था, ठीक है। पहले से विरोध किया था। राजा राम मोहन राय ने के प्रयासों से गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेटिंग ने, अभी मैंने बताया, लॉर्ड विलियम बेटिंग ने 1829 ईस्वी में अनुच्छेद 17 के द्वारा बंगाल से सती प्रथा का अंत कर दिया। 1830 ईस्वी में मद्रास और मुंबई में भी इसको अंत कर दिया गया, ठीक है फ्रेंड्स। आगे इसी में लिखा हुआ है फ्रेंड्स, 1830 ईस्वी मद्रास और मुंबई प्रेसिडेंसी के साथ पूरे भारत सती प्रथा का अंत कर उन्मूलन कर दिया गया। राजा राम मोहन को राजा की उपाधि किसने दिया था? तो ये भी देखिए क्वेश्चन पूछा जाता है, बार बार ये क्वेश्चन देखिए पूछा जाता है कि राजा राम राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने प्रदान किया था? तो देखिए मुगल बादशाह अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन को राजा की उपाधि 1831 ईस्वी में दिया था। 1821 में राजा राम मोहन राय ने संवाद कुमैदी नामक पत्रिका का प्रकाशन किया था। चलिए इसमें भी एक आपका जिक्के बन रहा है कि संवाद कुमैदी नामक पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? तो आपका राजा राम मोहन राय ने 1821 ईस्वी में किया था। इस पत्रिका का प्रमुख विषय क्या था? तो सती प्रथा का अंत करना था। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राजा राम मोहन राय के द्वारा जो संवाद कुमैदी 1821 ईस्वी में नामक पत्रिका प्रकाशन किया गया था, इसका मुख्य विषय वस्तु क्या था? तो इसका मुख्य जो उद्देश्य था, पर्पस था, वो सती प्रथा का अंत करना था। याद रखिएगा, संवाद कुमैदी किसने किया था? तो राजा राम मोहन राय ने। देखिए फ्रेंड्स, इसमें कितना सारा जीके जीएस सीखने को मिल रहा है। इस तरह से पढ़ाई करिएगा तो आपका रिवीजन भी होते जाएगा और बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। कोई भी परीक्षा रहेगा फ्रेंड्स, उसमें आप आराम से जीके जीएस सोल्व करके आ सकते हैं। 9 नंबर सवाल, मुगलों और मेवाड़ के बीच संधि कब हुई थी? तो 1615 ईस्वी में मुगलों और मेवाड़ के बीच में संधि थी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए इसका डिटेल देखते हैं। मेवाड़ की संधि के बारे में देख लेते हैं। आपका जहांगीर बादशाह बनने के बाद 1605 ईस्वी में आसफ खां, परवेज मानसी तथा अब्दुल खां आदि को एक एक करके मेवाड़ अभियान पर भेजा, लेकिन सफलता न मिलने के कारण ये लोग वापस चले आए। 1613 ईस्वी में स्वयं जहांगीर मेवाड़ जाकर कई माह तक घेरा डाले रहा, किंतु सफलता न मिलने के बाद खुर्रम को मेवाड़ अभियान का सेनापति बनाकर वापस लौट आया। खुर्रम ने मेवाड़ के शासक राणा अमर सिंह को संधि करने के लिए बाध्य कर दिया। अतः 1615 ईस्वी में राणा अमर सिंह ने जहांगीर की अधीनता को स्वीकार कर लिया, ठीक है। तो हाँ, क्वेश्चन क्या था फिर? मुगलों और मेवाड़ों के बीच आपका मुगलों और मेवाड़ के बीच संधि कब हुई थी? तो वो मुगलों और मेवाड़ के बीच में संधि कब हुई थी फ्रेंड्स? तो ये आपका हो गया कितना में हुआ था? 1615 ईस्वी में आपका हुआ था मेवाड़ की संधि, ठीक है। मुगलों और मेवाड़ के बीच संधि कब हुई थी? तो यही आपका हो गया 1615 ईस्वी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल को लेते हैं। 10 नंबर सवाल है कि ताजमहल के लिए पत्थर कहाँ से लाया गया था? ताजमहल के बनाने के लिए जो पत्थर जो लाया गया था वो कहाँ से लाया गया था? तो मकराना से लाया गया था, ठीक है, ताजमहल का निर्माण करने के लिए। अब इसके बारे में डिटेल देख लेते हैं फ्रेंड्स कि ताजमहल मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी तीसरी बेगम, देखिए मुमताज महल पूछा जाता है, मुमताज थे जो आपका शाहजहां के कै नंबर की बेगम थी? तो तीसरी बेगम थी। तो ताजमहल मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी तीसरी बेगम मुमताज महल की याद में बनवाया था। ताजमहल को सफ़ेद संगमरमर से बनाया गया था। ये भी याद रखिएगा, जो बना है ताजमहल कैसा है, उसका कलर है तो सफ़ेद संगमरमर से बनाया गया है। यह संगमरमर राजस्थान के मरकाना खान से लाया गया था। ये मरकाना कहाँ पड़ता है? तो राजस्थान के में पड़ता है मरकाना खान, वहीं से संगमरमर मंगाया गया था। ताजमहल के वास्तुकार कौन थे? ये भी याद रखिएगा, उस्ताद अहमद लाहौरी थे। जो ताजमहल के आपका वास्तुकार थे, जो बनाए थे, वो कौन थे? तो उस्ताद अहमद लाहौरी थे। ताजमहल को वर्ष 1983 में यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज का दर्जा मिला था। ये भी याद रखिएगा, 1983 में इसको मिला था। तो इसमें बहुत कुछ सीखे फ्रेंड्स। ये मरकाना कहाँ पड़ता है? तो आपका राजस्थान में पड़ता है। और कैसा संगमरमर का कलर था? तो सफ़ेद संगमरमर से ताजमहल बनवाया गया था। ये सभी याद रखिएगा। इसके वास्तुकार कौन थे ताजमहल बनाने के? तो उस्ताद अहमद लाहौरी थे। कब ये बना? ये धरोहर में कब शामिल? यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज का दर्जा इसे कब दिया गया? तो 1983 ईस्वी में। अगला सवाल 11 नंबर सवाल है फ्रेंड्स, कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था?
कांग्रेस की स्थापना अभी हम लोग देखे थे फ्रेंड्स आपका 1885 ईस्वी में, तो लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में आपका कांग्रेस की स्थापना हुई थी, याद रखिएगा। देखिए बी में लिखा हुआ फ्रेंड्स, लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में 1884 से 1800 ईस्वी था, इसका तक रहा था। लॉर्ड डफरिन का शासनकाल कितना हुआ था? 1884 से 1888। और कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885। तो इसी का शासनकाल आया ना। लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को मुंबई में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ए.ओ. ह्यूम के द्वारा की गई थी। ठीक है, तो इसके संस्थापक याद रखिएगा ए.ओ. ह्यूम है, जिसे हर्मिट ऑफ शिमला भी कहा जाता है। 12 नंबर सवाल देखिए फ्रेंड्स, अलीगढ़ की संधि का संबंध किससे है? तो देखिए अलीगढ़ की संधि का संबंध है जो आपका ईस्ट इंडिया कंपनी तथा सिराजुद्दौला के बीच है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। अलीगढ़ की संधि ईस्ट इंडिया कंपनी तथा सिराजुद्दौला के बीच है। इसके बारे में डिटेल देख लेते हैं फ्रेंड्स कि अलीगढ़ की संधि 9 फरवरी 1757 ईस्वी को बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुआ था। अंग्रेजों की तरफ से इसका प्रतिनिधित्व क्लाइव यानी रॉबर्ट क्लाइव और वाटसन ने किया था। यह संधि अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता पर दोबारा अधिकार लेने के बाद की गई थी। इस संधि में निम्नलिखित शर्तें थी। देखिए फ्रेंड्स, अलीगढ़ की जो संधि थी उसका क्या क्या उसमें शर्त रखा गया था वो भी थोड़ा सा देख लें। ईस्ट इंडिया कंपनी को मुगल बादशाह के आदेश पर व्यापार की समस्त सुविधा फिर से दे दी गई। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अलीगढ़ की संधि का यहाँ से डीपली क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसमें क्या था कि ईस्ट इंडिया कंपनी को मुगल बादशाह के आदेश पर व्यापार की समस्त सुविधा फिर से दे दी गई, जो समाप्त की थी। यानी ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने की सारी सुविधा मिल गई अलीगढ़ की संधि से। नवाब को कलकत्ता पर कब्जे से हुई हानि का हर्जाना देना तय हुआ। जो नवाब का जो कलकत्ता पर कब्जे से हानि हुआ था उसको हर्जाना देना तय हुआ। कलकत्ता में सिक्के ढालने का अधिकार भी दे दिया गया और दोनों पक्षों ने आपस में शांति बनाए रखने का वादा किया। ये अलीगढ़ की संधि की बात है। अलीगढ़ की संधि कब हुई थी फ्रेंड्स, ये भी याद रखिएगा। अलीगढ़ की संधि जो हुआ था किसके किसके बीच में, तो ईस्ट इंडिया कंपनी और सिराजुद्दौला के बीच में हुआ था। और कब हुआ था? 9 फरवरी 1757 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा। इसके पहले कौन सा युद्ध हुआ था? तो 23 जून, याद रखिएगा 23 जून 1757 ईस्वी में पलासी की लड़ाई हुई थी। उसके बाद में 9 फरवरी नहीं, यानी इसके बाद में हुआ था। ठीक है, ये आपका 23 जून में हुआ था पलासी की लड़ाई। कहने का मतलब है फ्रेंड्स कि आपका जो अलीगढ़ संधि है ना, इसके बाद में आपका पलासी की लड़ाई लड़ी गई थी। क्योंकि पलासी की लड़ाई कब हुई थी? तो 23 जून 1757 ईस्वी को पलासी की लड़ाई लड़ी गई थी। अलीगढ़ की संधि आपका कब हो गई थी? 9 फरवरी 1757 ईस्वी को। ठीक है, तो वो भी याद रखेगा पलासी की लड़ाई। 13 नंबर सवाल देखिए फ्रेंड्स, थोड़ा सा वक्त लग रहा है क्योंकि इसमें हम लोग सब्जेक्टिव देख रहे हैं। यज्ञ की देखरेख कौन करता था? तो देखिए यज्ञ की देखरेख करने वाले को ब्रह्मा कहा जाता था। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। वैदिक काल में अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग विषय थे। जैसे फ्रेंड्स आपका देखिए आपका उद्रात्री क्या करता था? तो सामवेद की ऋचाओं का गान करने वाले को क्या कहा जाता था वैदिक काल में? तो उद्रात्री कहा जाता था। यजुर्वेद का पाठन करने वाले को क्या अधर्वयु कहा जाता था। ऋग्वेद का पाठ करने वाला तथा ध्वनि कुंड में आहुति देने वाला को होत्री कहा जाता था। और देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर आपका ब्रह्म किसे कहा जाता था? यज्ञ की देखरेख करने वाला। तो देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये सभी आप लोग याद कर लीजिएगा। और फ्रेंड्स 8 से 10 दिन में मेरा एप्लीकेशन भी तैयार होगा, उस पर आपको इसी तरह से प्रश्न आपको सब्जेक्ट देखने को मिलेगा फ्रेंड्स। और टॉपिक वाइज मैं कर रहा हूँ, जैसे कि आपका राष्ट्रपति, तो राष्ट्रपति से जितना सारा प्रश्न बनता है वो कर दूंगा। उसी तरह से 30-40 टॉपिक का मैं कवर कर रहा हूँ फ्रेंड्स। ठीक है, तो जीके मास्टरमाइंड एप्लीकेशन भी आप लोग डाउनलोड कर लिया फ्री में। 13 नंबर सवाल का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर भी ब्रह्मा हो जाएगा। ठीक है, और टेलीग्राम चैनल आप लोग जरूर ज्वाइन करके रखिएगा, उसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। 14 नंबर सवाल है फ्रेंड्स, ये एक बार पुनः देख लें, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ये पूछा जाता है कि यज्ञ की देखरेख करने वाले को क्या कहा जाता था? तो वैदिक काल में तो आपका ब्रह्म कहा जाता था। और होत्री किसे कहा जाता था? तो ऋग्वेद का पाठ करने वाला का। ये पूछा जाता है कि ऋग्वेद का पाठ करने वाले को क्या कहा जाता था? होत्री कहा जाता था। और ये क्या करता था? पाठ पढ़ता था तथा कुंड में आहुति देता था। फिर है फ्रेंड्स आपका यजुर्वेद का पाठन करने वाले को क्या कहते थे? अधर्वयु कहते थे। और सामवेद की ऋचाओं का जो गाता था उसको क्या कहते हैं? उद्दात्री कहते थे। ये सामवेद है जो फ्रेंड्स संगीत से संबंधित वेद है, याद रखिएगा। ठीक है, यजुर्वेद है जो आपका गद्य और पद्य दोनों में है। सबसे पुराना वेद है जो ऋग्वेद है। और अथर्ववेद है जो तंत्र मंत्र जादू टूना वाला वेद है। 14 नंबर सवाल देखिए, सुलह एक कुल की नीति किसने अपनाया था? तो देखिए ये आपका अकबर के द्वारा सुलह एक कुल की नीति अपनाया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखिएगा। अकबर ने सभी धर्मों की अच्छी बातें लेने या ग्रहण करने का मार्ग पकड़ा, इसी को सुलह एक कुल कहा जाता था। चलिए सुलह एक कुल की परिभाषा भी याद रखिए, इस तरह से याद रहेगा कि सुलह एक कुल क्या था। ठीक है फ्रेंड्स, पूछ दिया जाएगा सुलह एक कुल क्या था।
तो देखिए अकबर ने सभी धर्मों की अच्छी बातें लेने या ग्रहण करने का मार्ग पकड़ा था। अकबर बोला था कि जितने भी धर्म है उसमें जो सही बातें हैं और अच्छी है, जो जनता की भलाई के लिए है, उस मार्ग को सभी को मतलब कि फॉलो करना है। उसी को कहा जाता था सुलह ए कुल। ठीक है, तो सुलह ए कुल नीति किसने अपनाया था? अकबर ने अपनाया था। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए 15 नंबर सवाल है, इटली ने आक्रमण कर किस देश को जीता था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मोरक्को को जीता था। इटली ने आक्रमण करके मोरक्को देश को जीता था। मोरक्को आधिकारिक तौर पर उत्तरी अफ्रीका का एक देश है। अगला सवाल को लेते हैं फ्रेंड्स, रुद्रदामन से संबंधित कौन सा अभिलेख है? तो रुद्रदामन से जो अभिलेख है फ्रेंड्स वो जूनागढ़, पहले भी पढ़ाया हूं। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सी दे रहा है इस तरह से फ्रेंड्स, ऑप्शन जूनागढ़ इसका। देखिए जूनागढ़ या गिरनार का अभिलेख गुजरात राज्य में सौराष्ट्र प्रांत में गिरनार के पहाड़ी के पास स्थित है। शक शासक रुद्रदामन 150 ईस्वी में इस स्तंभ की स्थापना किया। इसकी भाषा संस्कृत और लिपि ब्राह्मी है। यह संस्कृत भाषा में लिखा गया है। भारत का पहला लेख है जब एहोल अभिलेख का संबंध पुलकेशिन द्वितीय से, ये भी पूछा जाता है, याद रखेगा। एहोल अभिलेख का संबंध पुलकेशिन द्वितीय से तथा प्रयाग अभिलेख का संबंध आपका समुद्रगुप्त से है। तो सभी को याद कर लिए फ्रेंड्स। यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या दिया है कि रुद्रदामन से संबंधित कौन सा अभिलेख है? तो आपका गिरनार अभिलेख और जूनागढ़ दोनों है, इसलिए आंसर में यहाँ देखिए ए और सी दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर देना चाहिए प्लस करके, लेकिन याद रखिएगा जूनागढ़ या गिरनार अभिलेख गुजरात राज्य में सौराष्ट्र में है, गिरनार पहाड़ी के पास स्थित है। तो इसका देखिए ए और सी दे रहा है। ठीक है, इसके साथ साथ ये याद रखिएगा आप लोग, जो है एहोल अभिलेख का संबंध पुलकेशिन द्वितीय से, ये इंपॉर्टेंट है। और प्रयाग अभिलेख है जो समुद्रगुप्त से है, ये भी आप लोग जरूर याद रखिएगा। मंगल पांडे का संबंध किस इन्फेंट्री से था? देखिए फ्रेंड्स, ये आपका कौन बनेगा करोड़पति हुआ था ना, उसमें ये सवाल पूछा गया था। अब देखते होंगे तो इसमें पूछा गया था कि मंगल किससे संबंधित थे, किस रेजिमेंट से संबंधित है। ठीक है, तो मंगल पांडे का संबंध किस इन्फेंट्री से था? तो ये था फ्रेंड्स आपका कितना, 34 NI से संबंधित था। अब इसके बारे में डिटेल देख लेते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, ये मंगल पांडे एक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने सन 1857 की महान क्रांति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वे ईस्ट इंडिया कंपनी के 34वें बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, याद रखिए फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन कभी पूछा जा सकता है। ये के मंगल पांडे थे जो ईस्ट इंडिया कंपनी के 34वें बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, अर्थात NI, एन से हो गया क्या चीज, नेटिव, आई से इन्फेंट्री, यानी 34वें बंगाल नेटिव इन्फेंट्री यानी 34वें NI के पैदल सिपाही थे। मंगल पांडे उत्तर प्रदेश राज्य के बलिया जिले के मूल निवासी थे। मंगल पांडे कहाँ के रहने वाले थे? मूल निवासी, तो उत्तर प्रदेश बलिया जिले के मूल निवासी थे। 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे ने गाय की चर्बी वाले कारतूस को मुंह से काटने से स्पष्ट मना कर विद्रोह प्रारंभ कर दिया, जिसके फलस्वरूप उन्हें गिरफ्तार कर 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को फांसी दे दी गई थी। ठीक है फ्रेंड्स, तो मंगल पांडे के बारे में जान गए, याद रखिएगा कितना कौन सा था, 34वें बंगाल नेटिव इन्फेंट्री से संबंधित थे। क्वेश्चन यही था ना, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो गया। 18 नंबर सवाल को देखिए, चतुर्थ बौद्ध संगीति किसके शासन काल में हुआ था? चतुर्थ, इसको तो मैं बताया था फ्रेंड्स, ट्रिक से भी बताया था, अगर नहीं याद रहता तो देखिए इस तरह से लिखे थे ना, अ का अक। ठीक है, देखिए अ से अजात शत्रु पहला, अका अक याद रखना है, क से कालाशोक, फिर अ से अशोक और क से कनिष्क। तो देखिए चतुर्थ का रहा है तो क आ रहा है लास्ट में, यानी कनिष्क के शासनकाल में। तो जिनको ये ट्रिक नहीं पता है याद रखिएगा, चारों याद रहेगा, क्या याद रखना, अ का अक। ठीक है, इस तरह से याद रखिएगा, बहुत बार मैं बताया हूँ। अ से हो गया आपका क्या चीज़, सबसे पहले अजात शत्रु, क से कालाशोक और फिर अ से अशोक और क से कनिष्क। तो देखिए इस तरह से मुझे हमेशा याद रहता है। तो 18 का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी। सभी लोग लिख लीजिएगा ये, ठीक है, नहीं याद रहता अका अक, सभी लोग लिख लीजिएगा, एक दो बार रिपीट करिए, याद रहेगा। तो कनिष्क के शासनकाल में, अब इसके बारे में देखिए यहाँ पूरा इसका कुंडली दे दिया है फ्रेंड्स, डिटेल में दे दिया है, तो चलिए देख लेते हैं। प्रथम बौद्ध संगीति समय कब हुआ था? तो 483 ईस्वी पूर्व में, स्थान राजगृह में। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो महाकश्यप, सभी याद करते चलिएगा, महाकश्यप थे। और अजात शत्रु के शासनकाल में, जो मैं अका अक लिखा था फ्रेंड्स, तो अका अक यहाँ से पता चलेगा। पहला देखिए अजात शत्रु के शासन में अ से क्लियर हो गया, कब हुआ था, कहाँ हुआ था, देखते हैं। इसका अध्यक्ष भी याद करते चलिए, महाकश्यप के। द्वितीय बौद्ध संगीति 383 ईस्वी पूर्व वैशाली में हुआ था, सबा कामी इसके अध्यक्ष थे। और कालाशोक इसके शासनकाल में हुआ था, देखिए क से कालाशोक हो गया।
तृतीय बहुसंगीति 255 ईस्वी पूर्व में पाटलिपुत्र में हुआ था। मोगलीपुत्ती से इसके अध्यक्ष थे और शासनकाल अशोक का था, इसे अशोक हो गया। चतुर्थ बहुसंगीति यह हुआ था कश्मीर के कुंडलवन में हुआ था फ्रेंड्स, ठीक है। इसके अध्यक्ष कौन थे? वसुमित्र अश्वघोष थे, कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। तो पूरा हो गया फ्रेंड्स यहाँ पर। और यहाँ पर जो लिखा हुआ इंपॉर्टेंट बात ये भी याद रखिएगा, चतुर्थ बहुसंगीति के बाद बौद्ध धर्म दो शाखाओं हिनायान और महायान में विभाजित हो गया। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा बौद्ध संगीति के बाद में है जो आपका बौद्ध धर्म दो भागों में बट गया था, हिनयान और महायान। तो ये आपका चतुर्थ बौद्ध संगीति याद रखिएगा। चलिए, तो यहाँ पर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। 19 नंबर सवाल, स्वराज पार्टी का संबंध निम्न में से किस व्यक्तित्व से था? तो इसका तो सी आर दास फ्रेंड्स आपका सभी को पता है, चित्तरंजन दास, और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बारे में डिटेल देख लेते हैं। तो अपना इसका करेक्ट आंसर सी हो गया। स्वराज पार्टी की स्थापना 23 मार्च 1923 ईस्वी में सी आर दास एवं मोतीलाल नेहरू द्वारा इलाहाबाद में किया गया था, ठीक है। पूछा जाता है ना कि स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे, तो आपका चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा 23 मार्च 1923 ईस्वी में इलाहाबाद में हुआ था। इसके अध्यक्ष सी आर दास तथा महासचिव बने थे कौन? मोतीलाल नेहरू थे। स्वराज पार्टी की स्थापना गवर्नर जनरल लॉर्ड रीडिंग के समय में हुआ था, ठीक है। लॉर्ड रीडिंग के समय में हुआ था फ्रेंड्स। और ये देखिए लॉर्ड रीडिंग था ना, इसी के समय में आपका चौरी चौरा जो हत्याकांड हुआ था फ्रेंड्स 1982 ईस्वी में, वो भी हुआ था इसी के शासनकाल में। तो स्वराज पार्टी की स्थापना लॉर्ड रीडिंग के शासनकाल में, और चौरी चौरा कांड भी हुआ था जो आपका लॉर्ड रीडिंग के शासनकाल में हुआ था। और कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? लॉर्ड किसके शासनकाल में? तो लॉर्ड डफरिन के कारण में बताया था फ्रेंड्स, उसको भी याद रखिएगा, ठीक है। 1885 ईस्वी में कांग्रेस की स्थापना लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में हुआ था। जालियांवाला हत्याकांड में जनरल डायर के बारे में मैं पहले भी डिटेल बता चुका हूँ फ्रेंड्स कि जनरल डायर ने यहाँ पर गोली मारने की आदेश चलाई थी। तो ये सब पॉइंट सबको याद रखिएगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या सीखे फ्रेंड्स कि आपका मोतीलाल नेहरू स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो 23 मार्च 1923 ईस्वी में सी आर दास और मोतीलाल नेहरू के शासन के द्वारा। और किसके शासनकाल में? तो लॉर्ड रीडिंग के शासनकाल में। 20 नंबर सवाल देखिए, सांप्रदायिक निर्वाचक का जनक किसे माना जाता है? इसका हो जाएगा लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक माना जाता है। 1909 ईस्वी में फ्रेंड्स आप लोग को अभी मैंने मार्लो मिंटो सुधार बताए थे, जिसमें आपका मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन का व्यवस्था किया गया था। तो यही हो जाएगा फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक माना जाता है लॉर्ड मिंटो को। तो अब यहाँ पर देख लेते हैं फ्रेंड्स कि सांप्रदायिक निर्वाचक का जनक लॉर्ड मिंटो को माना जाता है। गवर्नर जनरल लॉर्ड मिंटो का शासनकाल 1905 ईस्वी से 1910 ईस्वी तक रहा था। भारत राज्य सचिव लॉर्ड मिंटो ने 1909 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम के लेकर भारत आया। गवर्नर जनरल लॉर्ड मिंटो ने मुसलमानों को पृथक निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था कर फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई थी। अभी हम लोग ने देखा था, ठीक है। तो देखिए दोनों इंपॉर्टेंट है। इस तरह से पढ़िएगा फ्रेंड्स तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होते चलेगा और समझ में ज़्यादा आएगा। निम्न में से कौन सुमेलित है? तो देखिए भारत परिषद अधिनियम 1892 प्रतिनिधि सरकार की स्थापना, यही आपका सुमेलित बता रहा है। बाकी जो सुमेलित आपका नहीं है। देखिए मार्लो मिंटो में दे रहा है केंद्र में द्वैध शासन है, गलत है। मांटेंगू चेम्सफोर्ड सांप्रदायिक प्रतिनिधि, ये भी गलत है। भारत सरकार अधिनियम प्रांतों में द्वैध शासन, ये भी आपका क्या है? आपका सुमेलित नहीं है। तो कह रहा है निम्न में से कौन सुमेलित है? तो ऑप्शन नंबर ए है जो आपका सही सुमेलित है। भारत परिषद अधिनियम यानी 1892 का प्रतिनिधि सरकार की स्थापना इसी अधिनियम के तहत हुआ था। अब ये सभी जो इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये भी याद करते चले। मार्लो मिंटो सुधार जो 1909 में हुआ था, इसमें क्या हुआ था? तो सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति की शुरुआत हुआ था इसी से। मांटेंगू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 में हुआ था, तो इसमें प्रांत में द्वैध शासन को क्या किया गया था? लगाया गया था। और भारत सरकार अधिनियम है, ये प्रांत में द्वैध शासन की समाप्ति हुआ था और केंद्र में द्वैध शासन की शुरुआत हुई थी। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सब देखिए फ्रेंड्स जल्दी आपको देखने को नहीं मिलेगा एक पॉइंट, और मैं जो समझा रहा हूँ उसको जरूर समझिएगा। क्वेश्चन कहाँ से क्रिएट होता है? क्वेश्चन क्रिएट होता है कि प्रांतों में द्वैध शासन किस अधिनियम के तहत लगाया गया था? तो याद रखिए प्रांत में कहेगा तो आपका मांटेंगू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 के तहत लगाया गया था। अब क्वेश्चन पूछ देगा कि आपका प्रांतों में द्वैध शासन की समाप्ति किस अधिनियम से हुआ था? तो ये आपका भारत सरकार अधिनियम 1935 से हुआ था। एक क्वेश्चन ये पूछेगा। दूसरा क्वेश्चन पूछेगा कि केंद्र में द्वैध शासन की शुरुआत किससे हुई थी? तो आपका 1935 के अधिनियम से प्रांत में समाप्त हुआ था और केंद्र में शुरू हुआ था। तो ये पॉइंट को जरूर याद रखिएगा। अगला सवाल को देखते हैं। राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका पिंगली वेंकैया ने किया था फ्रेंड्स। राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन तैयार किया था। हमारी आन बान शान का प्रतीक राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है। इसके केसरिया रंग जागृति शौर्य व त्याग का, सफेद रंग है जो सत्य एवं पवित्रता का है, और हरा रंग है जो जीवन समृद्धि का प्रतीक है। याद करते चलिएगा। राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन पिंगली वेंकैया द्वारा तैयार किया गया था। सबसे पहले महात्मा गांधी ने 1921 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बैठक में राष्ट्रीय ध्वज की आवश्यकता जताई थी। 22 जुलाई 1947 ईस्वी को राष्ट्रीय सभा ने 1947 को संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को लेकर प्रस्ताव पारित किया था। कितना? 22 जुलाई 1947 को
पारित किया था और इसका जो डिजाइन किसने बनाया था, तो पिंगली वेंकैया ने बनाया था। 23 नंबर सवाल को देखिए फ्रेंड्स, 2018 में फीफा विश्व कप किस देश ने जीता था? 2018 में है फ्रेंड्स, तो आपका फ्रांस ने जीता था। चलिए अगला सवाल को देखते हैं, अगला एशियाई खेल कहाँ होगा? तो अगला एशियाई खेल है जो आपको कहाँ वाला, ए इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला एशियाई खेल है जो आपका चाइना में होने वाला है। अगला एशियाई खेल कब होगा? तो 2022 में होने वाला है। अब फ्रेंड्स अब कहाँ होगा? चाइना में, चीन के हांगझोउ नगर में खेला जाएगा। चीन के हांगझोउ नगर में अगला एशियाई खेल 2022 में खेला जाएगा। हांगझोउ चीन का तीसरा नगर है जो कि एशियाई खेल 2022 का आयोजित कर रहा है। यह खेल चीन में 10 सितंबर से 25 सितंबर 22 तक आयोजित होगा। ठीक है फ्रेंड्स, अभी बहुत टाइम है, 10 सितंबर से लेकर के 25 सितंबर 2022 में इसका आयोजन किया जाएगा। अगला सवाल को देखते हैं, 25 नंबर सवाल है, 6 अगस्त 1942 तथा 9 अगस्त 1445 को क्रमशः जापान के हिरोशिमा तथा नागासाकी पर जो परमाणु बम गिराए गए थे उसमें कौन सा अभिक्रिया हुई थी? देखिए यहाँ गलती लिखा हुआ है फ्रेंड्स, ठीक है, 6 अगस्त 1942 तथा 9 अगस्त 1945, गलत है यहाँ पर लिखा हुआ, ये डेट है जो आपका गलत हुआ था, क्योंकि मुझे याद है फ्रेंड्स कि गिराया गया था 6 अगस्त, ठीक है, 6 अगस्त 1945 और 9 अगस्त 1945, यहाँ टाइपिंग मिस्टेक हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, कभी कभी मिस्टेक हो जाता है टाइपिंग में, मिसप्रिंट, तो आप लोग याद रखिएगा 6 अगस्त 1945 और 9 अगस्त 1945 को गिराया गया था। तो इसमें देखिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। विखंडन होता है ना नाभिकीय, आपका एटम बम क्या विखंडन पे होता है ना, क्वेश्चन घुमाया है और इसमें बहुत कुछ जानकारी मिलने वाला है। तो देखिए जो परमाणु बम में आधारित नाभिकीय विखंडन पे है, हाइड्रोजन बम है जो किस पे आधारित है, तो नाभिकीय संलयन पे है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब देखिए यहाँ पर देखिए द्वितीय विश्व युद्ध जब कब हुआ था? 1939 में। द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका ने जापान को 200 हिरोशिमा पर 6 अगस्त 1945 देखिए आ गया को लिटिल बॉय गिराया था। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए याद रखिएगा डिटेल में, जो 6 अगस्त 1945 को अमेरिका द्वारा हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराया गया था उसका नाम था लिटिल बॉय, जिसका वजन था 15 टन था। और 9 अगस्त को नागासाकी, इस तो याद रहेगा 9 से 9 और 9 से नागासाकी, तो ये तो पकड़ में आ गया फ्रेंड्स कि नागासाकी पर कब गिराया गया था, तो ये आपका 9 अगस्त को गिराया गया था। ये कन्फ्यूजन नहीं होगा आप लोग को, 9 से 9 अगस्त और 9 से नागासाकी, बैठ गया। तो 6 अगस्त को हिरोशिमा पर और 9 अगस्त को आपको नागासाकी पर फाइटमैन गिराया गया था। हिरोशिमा पर लिटिल बॉय गिराया गया था और नागासाकी पर फाइटमैन गिराया गया था। फाइटमैन का वजन था 20 टन था। नामक परमाणु बम गिराया था। परमाणु बम में विखंडन की अभिक्रिया हुई थी। किसी बड़े नाभिक का छोटे 2 या 2 से अधिक नाभिकों में टूट जाना नाभिकीय विखंडन कहलाता है। देखिए इसका डिफिनीशन भी दिया हुआ है। तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया फ्रेंड्स कि आपका 6 अगस्त यहाँ पर 1945 होगा और 9 अगस्त भी यहाँ पर 1945 होगा। तो जो बम गिराया गया था आपका, तो इसके बारे में डिटेल देख लिए। 6 अगस्त को हिरोशिमा पर जिसको लिटिल बॉय गिराया गया था उसका वजन 15 टन था। 9 अगस्त को नागासाकी पर गिराया गया था, जिस फाइटमैन गिराया गया था उसका वजन 20 टन था। 26 नंबर सवाल को देखिए, अलकनंदा तथा भागीरथी नदी कहाँ आकर मिलती है? 26 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर देवप्रयाग में मिलती है फ्रेंड्स। चलिए इसको डिटेल देख लेते हैं। अलकनंदा तथा भागीरथी नदी, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। भागीरथी नदी देवप्रयाग में आकर मिलती है। देवप्रयाग भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित एक नगर है। ठीक है, देवप्रयाग कहाँ है? उत्तराखंड में है तथा प्रसिद्ध तीर्थ स्थान भी है। यहाँ श्री रघुनाथ जी का मंदिर है। रघुनाथ जी का मंदिर कहाँ पड़ता है फ्रेंड्स? तो आपका उत्तराखंड में पड़ता है। देवप्रयाग अलकनंदा तथा भागीरथी नदियों के संगम पर बसा हुआ है। ये देवप्रयाग इसी के संगम पर बसा हुआ है, अलकनंदा और भागीरथी नदी के संगम पर। यहीं से दोनों नदियों की धारा एक हो जाती है जो आगे चलकर गंगा कहलाती है। ठीक है, समझ में आ गया। अगला सवाल को देखते हैं, जकोटा त्रिकोण से संबंधित देश कौन सा है? ये जकोटा त्रिकोण से संबंधित देश है जो आपका दक्षिण कोरिया, वियतनाम और जापान है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। दक्षिण कोरिया, वियतनाम, जापान पूर्व एशियाई जकोटा त्रिकोण से संबंधित है। सभी लोग याद रखिएगा, दक्षिण कोरिया, वियतनाम और जापान जकोटा त्रिकोण से संबंधित है। 28 नंबर सवाल को देखिए फ्रेंड्स कि निम्न में से कौन सा इस्पात उद्योग के संबंध में सुमेलित है? तो देखिए इसका सुमेलित जो है ऑप्शन तमिलनाडु सलेम। ठीक है फ्रेंड्स, ये अब सुमेलित है, बाकी ये सब दुर्गापुर और राउरकेला ये सब सभी गलत है। अब चलिए फ्रेंड्स यहाँ पर देख लेते हैं कि दुर्गापुर कहाँ पड़ता है, तो पश्चिम बंगाल में पड़ता है। भिलाई कहाँ पड़ता है? छत्तीसगढ़ में पड़ता है। राउरकेला कहाँ पड़ता है? तो उड़ीसा में पड़ता है। ठीक है, और सलेम है जो कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु में। तो यही आपका सुमेलित है ना, बाकी तो सब गलत है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। इस्पात उद्योग के सुमेलित कौन है? तो आपका ये तमिलनाडु जो सलेम है सुमेलित है। बाकी याद रखिए, दुर्गापुर कहाँ पड़ता है? पश्चिम बंगाल, भिलाई छत्तीसगढ़, राउरकेला उड़ीसा और सलेम तमिलनाडु। इसमें और कुछ मैं अपना मन से बता रहा हूँ जिसको याद रखिएगा फ्रेंड्स। दुर्गापुर की स्थापना ब्रिटिश के, दुर्गापुर जो इस्पात संयंत्र की स्थापना ब्रिटिश सरकार के मदद से हुआ था। भिलाई हुआ था जो रूस के सहायता से हुआ था। राउरकेला है जो आपका जर्मनी के सहायता से हुआ था। ठीक है, तो दुर्गापुर, भिलाई और राउरकेला। एक और कौन था फ्रेंड्स? बोकारो।
तो वो भी याद रखिएगा फ्रेंड्स। देखिए, राउरकेला जर्मनी की सहायता से और दुर्गापुर ब्रिटेन की सहायता से, भिलाई और बोकारो है जो रूस की सहायता से स्थापित किया गया था। तो सभी याद हो गया फ्रेंड्स। दुर्गा ट्रिक से याद रखना। तो इस तरह से दुर्गा जी कहाँ से आए थे, तो ब्रिटेन से आए थे, यानी दुर्गापुर इस्पात संयंत्र की स्थापना ब्रिटेन सरकार से। और केला कहाँ से लाना है, यहाँ से केला आपको जर्मनी से लाना है, ठीक है, याद के बाद याद रखिए, जर्मनी से। तो राउरकेला कहाँ किसके हुआ था स्थापना, जर्मनी से। तो दुर्गा जी आए थे ब्रिटेन से, सदा के लिए याद रहेगा। केला आपको कहाँ से लाना है, तो जर्मनी से लाना है, यानी कि जर्मनी की मदद से आपका राउरकेला हुआ था। तो बच गया क्या, बोकारो और भिलाई। तो भिलाई और बोकारो रूस गया। इस तरह से हो गया फ्रेंड्स। दुर्गा जी जब ब्रिटेन से आए और केला को ले आए कहाँ, जर्मनी से, तो बोकारो और भिलाई जो क्या हुआ, नाराज हो गया, यानी कि रूस गया। देखिए कितना अच्छा ट्रिक बन गया फ्रेंड्स, सभी को याद रहेगा। मेरे ख्याल से सबको ट्रिक ये आध हो गया होगा फ्रेंड्स। दुर्गापुर ब्रिटेन से, राउरकेला लाना है जर्मनी से, तो बोकारो और भिलाई रूस गया, यानी कि बोकारो और भिलाई रूस की सहायता से। अगला सवाल देखते हैं फ्रेंड्स कि निम्न में को सुमेलित करना है। 29 नंबर सवाल को सुमेलित करना है। तो देख लेते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। ए का 2 बता रहा है, यानी कि काजीरंगा कहाँ से, असम में पड़ता है, ठीक है। बी का 3 बता रहा है, बांधवगढ़ है जो आपका कहाँ पड़ता है, मध्य प्रदेश में पड़ता है। नंदन कानन कहाँ पड़ता है फ्रेंड्स, तो नंदन कानन तो आपको पता होगा कहाँ पड़ता है, सी का हो जाएगा जो आपका चौथा हो जाएगा, नंदन कानन उड़ीसा में। बच गया मेलघाट है जो कहाँ पड़ता है, ये आपका यहाँ पड़ता है, ठीक है। ये सब अभ्यारण्य का नाम है। काजीरंगा अभ्यारण्य है जो आपका कहाँ पड़ता है, तो काजीरंगा असम में पड़ता है, बांधवगढ़ पड़ता है मध्य प्रदेश में, नंदन कानन उड़ीसा में पड़ता है, मेलघाट अभ्यारण्य महाराष्ट्र में पड़ता है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, काजीरंगा असम में है, बांधवगढ़ मध्य प्रदेश में है, नंदन कानन उड़ीसा में है, मेलघाट महाराष्ट्र में है। वीडियो को लाइक जरूर करिएगा फ्रेंड्स। चैनल पर पहली बार विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है, बहुत स्पीच देना पड़ता है, इसलिए आप लोग वीडियो को लाइक शेयर जरूर करते रहें। 30 नंबर सवाल है, दूध सागर जलप्रपात कहाँ है। दूध सागर जलप्रपात है जो आपका पड़ता है गोवा राज्य में पड़ता है। दूध सागर जलप्रपात गोवा राज्य के मांडवी नदी पर स्थित है। देखिए कभी कभी पूछा जाता है मांडवी नदी कहाँ पड़ता है, तो गोवा में पड़ता है। ये दूध सागर जलप्रपात मांडवी नदी, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखिएगा कि दूध सागर जलप्रपात गोवा में तो करीब करीब सब जानते हैं, लेकिन मांडवी नदी नहीं जानते हैं, तो याद रखिएगा मांडवी नदी पर है ये है। अगला सवाल है फ्रेंड्स आपका, नमीचक नमफूक कोयला क्षेत्र कहाँ है। नमीचक और नमफूक कोयला क्षेत्र जो आपका पड़ता है अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर देख लेते हैं कि नमीचक नमफूक कोयला क्षेत्र अरुणाचल प्रदेश स्थित है। इस कोयले क्षेत्र को 1991 ईस्वी में अरुणाचल प्रदेश द्वारा खनिज सॉरी फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये इतना ही याद रखें। नमचिक और नमफूक कोयला क्षेत्र कहाँ है, तो आपका अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। इसमें ज़्यादा डिटेल अभी देखने की जरूरत नहीं है, ऐसे देख लेते हैं फ्रेंड्स, कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। नमीचक नमफूक कोयला क्षेत्र अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। इस कोयला क्षेत्र को 1991 ईस्वी में अरुणाचल प्रदेश द्वारा खनिज विकास और व्यापार निगम लिमिटेड की स्थापना करके अधिकार में लिया गया। भारत में आधुनिक ढंग से कोयला निकालने का प्रथम प्रयास रानीगंज बंगाल कोयला क्षेत्र से किया गया था, याद रखिएगा। अगला सवाल लेते हैं फ्रेंड्स 32 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा मंडल सर्वाधिक गर्म होता है, ठीक है। तो सबसे गर्म मंडल कौन होगा, जो पृथ्वी के नज़दीक वाला होगा, तो यानी क्षोभ मंडल। अंग्रेजी में इसको क्या कहते हैं, तो ट्रोपोस्फेयर कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, ट्रोपोस्फेयर कहते हैं, याद रखिएगा। और समताप मंडल को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, स्ट्रेटोस्फेयर कहते हैं। बादल से संबंधित जितने भी घटनाएं घटती है क्षोभ मंडल में घटती है फ्रेंड्स, और सबसे गर्म मंडल आपका यही है, ऑप्शन नंबर। अब देखिए फ्रेंड्स याद रखिए, वायुयान उड़ता है समताप मंडल में। डिटेल देख लेते हैं, तो 32 का करेक्ट आंसर बी हो गया। पृथ्वी में संलग्न निचली परत को क्षोभ मंडल कहते हैं, ठीक है। देखिए पृथ्वी के सबसे निचली परत को क्षोभ मंडल, अंग्रेजी में ट्रोपोस्फेयर कहते हैं। क्षोभ मंडल सर्वाधिक गर्म होता है क्योंकि क्षोभ मंडल में ऊंचाई के साथ पार्थिव विकिरण के प्रभाव से कमी के कारण तापमान में कमी आती है। क्षोभ मंडल में ही बादलों का निर्माण, चक्रवात, प्रति चक्रवात, पवन प्रवाह जैसी दशाएं विकसित होती है। अभी मैंने बताया था कि बादल का गरजना, बिजली का चमकना, बारिश होना, सभी सब घटनाएं क्षोभ मंडल में होती है। अब देखिए फ्रेंड्स वायुमंडल के परतें, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है अंग्रेजी में, जो मैं बता रहा था, आप सबको अंग्रेजी में याद करना बहुत जरूरी है, ठीक है। यहाँ तो वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट करके यहाँ लिख सकते हैं फ्रेंड्स, अगर नहीं है तो एक बुक में लिख लीजिएगा, नहीं तो याद कर लीजिए। सबसे पहला परत है जो क्षोभ मंडल है, जो सबसे गर्म है। इसकी ऊंचाई देखिए 0 से 18 किलोमीटर तक है। क्षोभ मंडल को अंग्रेजी में ट्रोपोस्फेयर कहते हैं। समताप मंडल को स्ट्रेटोस्फेयर कहते हैं। इसकी ऊंचाई 32 से 60 किलोमीटर तक है। मध्य मंडल मिसोफेयर अंग्रेजी में कहते हैं, इसकी ऊंचाई 60 से 80 किलोमीटर तक है। आयन मंडल को आयनोस्फेयर कहते हैं, इसके जो ऊंचाई 80 से आपका 400 किलोमीटर तक है। और जो पांचवा सबसे बड़ा है उसको एक्जिस्फेयर कहते हैं, जिसकी ऊंचाई 400 किलोमीटर से ऊपर है। ये बहुत ही
अच्छा टेबल दिया हुआ है फ्रेंड्स, अंग्रेजी भी याद कर लेना है और अथी इसका ऊंचाई भी है जो भी याद कर लेना है, ठीक है। यानी कितना से कितना क्षोभ मंडल है, कितना से कितना समताप मंडल है। चलिए तो अगला सवाल को देखते हैं। कर्नाटक और महाराष्ट्र में अवस्थित पश्चिम घाट को क्या कहते हैं? तो इसको क्या कहते हैं? सह्याद्री कहते हैं। ये तो क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ एग्जाम में। कर्नाटक और महाराष्ट्र में अवस्थित पश्चिमी घाट को क्या कहते हैं? तो सह्याद्री कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए डिटेल देख लेते हैं फ्रेंड्स। सह्याद्री कर्नाटक और महाराष्ट्र में अवस्थित पश्चिम घाट को कहा जाता है, ठीक है। पश्चिम घाट को कहा जाता है। इन पर्वत में कई धार्मिक और ऐतिहासिक स्थल मौजूद है। प्राचीन पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला को संयुक्त राष्ट्र की संस्था यूनेस्को द्वारा अपनी विरासत स्थल सूची में शामिल किया गया है। सह्याद्री पर्वत ताप्ती नदी के मुहाने से लेकर कुमारी अंतद्वीप तक लगभग 1600 किलोमीटर की लंबाई में फैली है। सह्याद्री का विस्तार आपका त्र्यंबकेश्वर यानी नासिक के समीप पर्वत से मालबार तक माना गया है, ठीक है फ्रेंड्स। तो क्वेश्चन क्या था कि कर्नाटक और महाराष्ट्र में अवस्थित पश्चिमी घाट को किस नाम से जाना जाता है? सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। 34 नंबर, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो नाथुला दर्रा सिक्किम में सुमेलित है। रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में ये भी सुमेलित है। सिपी कल्ला ये सुमेलित नहीं है। बोमडिल्ला अरुणाचल प्रदेश सुमेलित है, क्योंकि फ्रेंड्स आपका सिपी कल्ला जो हिमाचल प्रदेश में पड़ता है, इसलिए ये आपका सुमेलित नहीं है। चलिए डिस्क्रिप्शन में देख लेते हैं। कह रहा है सिपी कल्ला दर्रा हिमाचल प्रदेश का एक प्रमुख दर्रा है। जी हाँ बिल्कुल सही, क्योंकि यहाँ पर दे रहा था आपका जम्मू कश्मीर, तो ये हो गया ना सुमेलित नहीं। करेक्ट आंसर ये है। तो याद रखिए सिपी कल्ला दर्रा हिमाचल प्रदेश का प्रमुख दर्रा है। यह दर्रा भारत के हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले को तिब्बत से जोड़ता है। सतलज नदी भारत में इसी दर्रे से होकर प्रवेश करती है, ठीक है। याद रखिएगा सतलज नदी भारत में किस दर्रे से होकर प्रवेश करती है, ये इंपॉर्टेंट है। ये सिपी कल्ला दर्रा से प्रवेश करती है। बाकी याद रखिए नाथुला दर्रा सिक्किम में, रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में, बोमडिला अरुणाचल प्रदेश में। रंगीत नदी कहाँ बहती है? रंगीत नदी नाम सुने फ्रेंड्स? रंगीत नदी जो आपका बहता है कहाँ? तो ये आपका सिक्किम में बढ़ता है। रंगीत नदी सिक्किम में बहती है तथा सिक्किम की सबसे बड़ी नदी है। चलिए ये भी याद रखें, सिक्किम की सबसे बड़ी नदी है जो रंगीत नदी है। कहाँ बहती है? तो सिक्किम बहती है। यह पश्चिम सिक्किम में हिमालय की पहाड़ियों से निकलती है। यह एक सदाबहार नदी है। सदाबहार तथा गर्मी के मौसम में हिमालय से पिघले बर्फ तथा मानसून के वर्षा द्वारा इस नदी को जल की प्राप्ति होती है। सदाबहार नदी फ्रेंड्स यानी कि सब दिन जिसमें पानी रहता हो, ठीक है, यानी कोई भी दिन में न सूखे, सदाबहार नदी वही हुआ। रंगीत नदी तीस्ता की सहायक नदी है, ठीक है। ये तीस्ता नदी है ना, उसी का सहायक नदी है। तीस्ता नदी भारत के सिक्किम तथा पश्चिम बंगाल राज्य तथा बांग्लादेश से होकर बहती है। तो सिक्किम की सबसे बड़ी नदी रंगीत नदी है। 36 नंबर, कर्क रेखा निम्न में से किस राज्य से होकर गुजरती है? फ्रेंड्स चलिए तो बहुत बार पढ़ाया हूँ, तो हो जाएगा झारखंड, मध्य प्रदेश, त्रिपुरा, मिजोरम। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। 8 राज्यों से होकर गुजरती है ये आपका, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसमें 8 राज्यों में देखिए आपका यहीं पर है झारखंड, मध्य प्रदेश और त्रिपुरा, मिजोरम, ये मिल रहा है सही। बाकी सब में आपका कहीं ना कहीं फॉल्ट है। तो 8 राज्य याद रखिएगा। गमछा झाड़ू मित्रों पर सभी पर बैठ जाता है। मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड, ठीक है। इसको जब बैठाइएगा फ्रेंड्स, गमछा झाड़ू, तो देखिए ग से गम छ, एक थोड़ा बताता हूँ। गमछा, इसमें देखिए 3 राज्य आ जा रहा है। गमछा में कौन कर रहा है? ग से गुजरात आ रहा है, मध्य से आपका मध्य प्रदेश आ रहा है, और 6 से छत्तीसगढ़ आ रहा है। गमछा हो गया। झारो, झ से एक आ गया झारखंड आ गया, और र से क्या राजस्थान आ गया, ठीक है फ्रेंड्स। अब मित्रों पर तब एम से आ गया मिजोरम आ गया, म से, और ती से त्रिपुरा आ गया। यानी गमछा झारो मित्रों पर लिखिएगा, सभी उसमें राज्य बैठ जाता है। तो याद रखिएगा 37 नंबर सवाल है आपका कि किस अनुच्छेद में कहा गया है कि राज्य की नीति निदेशक तत्व न्याय योग्य नहीं है? ये आपका अनुच्छेद 37 में कहा गया है। राज्य का नीति निदेशक तत्व जो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। अब इसके बारे में डिटेल देख लें कि राज्य के नीति निदेशक तत्व संविधान के भाग 4 में है। अनुच्छेद कितना? 36 से 51 तक वर्णन किया गया है। ये दोनों याद रखिएगा। नीति निदेशक तत्व भाग 4 में इसका वर्णन मिलता है, और 36 से 51 तक किया गया है। नीति निदेशक तत्व आयरलैंड के संविधान से लिया गया। अभी मैंने बताया था, जैसे राज्य के पास संसाधन बढ़े जाएंगे, इस राज्य इन संसाधनों को लागू करता रहेगा। इसलिए ये नीति निदेशक तत्व राज्य पर बाध्यकारी नहीं बनाए गए, अतः यह न्याय योग्य नहीं है, क्योंकि ये राज्य के कर्तव्य है। इसलिए अनुच्छेद 36 में राज्य की परिभाषा बताई गई, और अनुच्छेद 37 में कहा गया है कि न्याय योग्य नहीं है, ठीक है, याद रखिएगा। तो इसके बारे में बहुत कुछ जान लिया फ्रेंड्स। नीति निदेशक तत्व के बारे में कौन सा भाग में है? तो भाग 4 में है। अनुच्छेद 36 से 51 में है। कहाँ के देश से लिया गया है? आयरलैंड के देश से लिया गया है। अगला सवाल है फ्रेंड्स आपका, राज्य निर्वाचन आयुक्त को कौन पदच्युत कर सकता है? तो देखिए इसका जो कर सकता है आपका उपराष्ट्रपति के द्वारा जो राज्य निर्वाचन आयुक्त को हटाया जा सकता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा 38 का। राज्य निर्वाचन आयुक्त को कौन हटा सकता है? राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जा सकता है।
निर्वाचन आयोग का गठन 25 जनवरी 1950 ईस्वी को हुआ था। इसके उपलक्ष्य में 25 जनवरी को मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलिए ये जिक्के भी सीखने को मिला, रिपीट हो रहा है, सबको याद होगा मेरे ख्याल से। 25 जनवरी को हम लोग क्या है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाता है, मतदाता दिवस के रूप में मनाता है, याद रखें 25 जनवरी को मतदाता दिवस के रूप में। राज्य निर्वाचन आयुक्त को संसद द्वारा पारित महाभियोग के आधार पर राष्ट्रपति पदच्युत कर सकता है, ठीक है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि 6 वर्ष का होता है, अधिकतम आयु 65 वर्ष तक होती है। अन्य आयुक्त की पदावधि भी 6 वर्ष का होता है और उनका है जो वर्ष की रिटायरमेंट की आयु 62 होती है, ठीक है। तो मुख्य चुनाव आयुक्त का 65 होता है लास्ट, ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। अभी भी 11 प्रश्न और बच रहा है फ्रेंड्स, ठीक है। 39 नंबर सवाल को देखिए, निम्न में राष्ट्रपति के कार्यालय से संबंधित कौन सा क्रम सही है, देख लेते हैं भाई कौन सा सही है। तो राष्ट्रपति का में आपका ऑप्शन नंबर डी दे रहा है, फरुख अली अहमद, उसके बाद ज्ञानी जैल सिंह, फिर आर के वेंकट रमन, उसके बाद डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। यहाँ कार्यालय दिया हुआ है, देख लीजिए यहाँ पर फरुखुद्दीन अली अहमद हो गया 1974-77, ज्ञानी जैल सिंह का ये हो गया, आर वेंकट रमन का 87 से 92, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा के 91, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर अभी मैंने बताया आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। 40 नंबर सवाल है फ्रेंड्स, भारत में कितने बार आपातकाल लागू हो चुका है। आपातकाल अभी भारत में टोटल 3 बार लागू हो चुका है। चलिए इसको डिटेल देखना पड़ेगा फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन ये। 40 नंबर सवाल को देखें, भारत में अभी तक आपातकाल कितने बार लागू हुआ है, क्वेश्चन ये था। तो सभी लोग याद रखेंगे कितने बार, 3 बार लागू हुआ है। अब कब कब हुआ है फ्रेंड्स ये देख लेते हैं। अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपात का वर्णन किया गया है। राष्ट्रीय आपात राष्ट्रपति द्वारा लगाया जाता है। अब तक 3 बार राष्ट्रीय आपात लागू किया गया। कब कब है, तो पहली बार हुआ था 1962 से लेकर 1968 तक, क्योंकि 1962 में चीन के साथ, 1968 में पाकिस्तान के साथ भारत का युद्ध हुआ था, इसलिए 62 पहली बार 62 में, उसके बाद में आपका 68 होगा गया फ्रेंड्स। उसके बाद में है चीन के साथ 62 में हुआ था, पाकिस्तान 68 से। फिर दूसरा बार कब लागू हुआ था, तो 1971 से 75 तक भारत पाक युद्ध के समय लगा था। और तीसरा बार लगा था 1975 से 1977 इंदिरा गांधी द्वारा आंतरिक अशांति के लिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो याद रखिएगा, प्रथम बार 1962 से 1968, द्वितीय बार 1971 से लेकर 1975 और तृतीय बार 75 से 1977 में आपका 3 बार आपातकाल लागू हुआ है, राष्ट्रीय आपात। इसमें कितना धारा लगता है, तो 352 वाला। संविधान के उद्देशिका में किस मौलिक अधिकार का वर्णन नहीं है। उद्देशिका मतलब समझ रहे हैं ना, प्रस्तावना में। तो किसका नहीं वर्णन है फ्रेंड्स, तो अभी का ऑप्शन नंबर आर्थिक स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है। संविधान के उद्देशिका में आर्थिक स्वतंत्रता का यानी प्रस्तावना में वर्णन नहीं मिलता है। डिटेल देख लें, आपका प्रस्तावना को संविधान की आत्मा या कुंजी भी कहा जाता है, सभी याद रखिएगा। संविधान का आत्मा या कुंजी किसे कहते हैं, तो भारतीय प्रस्तावना को कहा जाता है। भारत की उद्देशिका में आर्थिक स्वतंत्रता जैसे मौलिक अधिकार का वर्णन नहीं है, ठीक है। आर्थिक स्वतंत्रता का वर्णन आपका नहीं है, बाकी विचार की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। आर्थिक स्वतंत्रता का वर्णन इसमें नहीं मिलता है। ये टॉप मोस्ट VVI सवाल है, सभी याद रखिएगा। संविधान के उद्देशिका में मौलिक अधिकार का वर्णन नहीं, तो आर्थिक स्वतंत्रता का आपका वर्णन नहीं मिलता है। अगला सवाल, पंचायती राज की व्यवस्था से संबंधित समिति कौन सी है, तो बलवंत राय मेहता समिति, इसी की सिफारिश पे तो लागू हुआ था त्रिस्तरीय फ्रेंड्स। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा, पंचायती राज व्यवस्था संबंधित समिति। अब देखिए फ्रेंड्स, आपका ये मल्होत्रा समिति जो बीमा से संबंधित है, याद रखिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। मुझे याद आ रहा है मल्होत्रा समिति जो बीमा से संबंधित है। पंचायती राज की व्यवस्था संबंधित समिति बलवंत राय मेहता समिति, 1956 में बलवंत राय मेहता समिति का गठन या इस समिति ने अपनी रिपोर्ट 1957 में प्रस्तुत किया। इस समिति ने त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था का सुझाव दिया था। यही तो मैं बता रहा था कि जो बलवंत राय मेहता है जो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव दिया था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका क्या फ्रेंड्स, आपका ऑप्शन नंबर सी बलवंत राय। और मल्होत्रा समिति भी आप लोग जरूर याद रखिएगा। ये 3 स्तर पर जो सुझाव दिया था, कहा था पहला गांव स्तर पर, दूसरा कहा था क्षेत्र स्तर पर, तीसरा कहा था जिला स्तर पर। तो ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत प्रधान होगा, क्षेत्र स्तर पर क्षेत्र पंचायत यानी ब्लॉक प्रमुख होगा, और जिला स्तर पर जो होगा फ्रेंड्स आपका जिला पंचायत अध्यक्ष होगा। अब देखिए फ्रेंड्स, पंचायती राज की शुरुआत 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने राजस्थान के नागौर जिले से की। इसके बाद इसे आंध्र प्रदेश में लागू किया गया और बाद में यह पूरे देश में लागू हो गया। कितना इंपॉर्टेंट है, देखिए मैंने बोला था फ्रेंड्स कि 50 जिक्के में कम से कम 250 जिक्के जीएस आपका रिवीजन होगा, सही बात है। तो पंचायती राज की शुरुआत कब, 2 अक्टूबर 1959 में आंध्र प्रदेश के नागौर जिले में पंडित जवाहरलाल नेहरू के शासनकाल में हुआ था, याद रखिएगा। अगला सवाल 43 नंबर सवाल आपका है,
अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किस समिति की सिफारिश पर की गई थी? तो आपका राजमन्नार आयोग की सिफारिश की गई थी। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किस समिति के सिफारिश हुई? तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा राजमन्नार आयोग। अब देखिए, अंतर्राष्ट्रीय परिषद का गठन राजमन्नार आयोग की सिफारिश पर किया गया तथा संविधान के अनुच्छेद 263 के अंतर्गत केंद्र एवं राज्य के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए राष्ट्रपति एक अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना कर सकता है। अनुच्छेद 263 याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। किस समिति से अंतर्राज्यीय परिषद का गठन हुआ था? तो राजमन्नार समिति इसका करेक्ट आंसर डी होगा, याद रखिएगा। 44 नंबर है, उद्देशिका में 42वें संविधान संशोधन में कौन सा शब्द जोड़ा गया? सिंपल है फ्रेंड्स, समाजवाद, पथ निरपेक्ष और अखंडता। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। अब तक उद्देशिका प्रस्तावना में केवल एक बार संशोधन हुआ है। ये भी पूछा जाता है कि अभी तक सब भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने बार संशोधन हुआ है? सभी लोग याद रखें, एक ही बार हुआ है। 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। उसी में समाजवाद, पथ निरपेक्ष और अखंडता जोड़ा गया था। 45 नंबर सवाल, भारत के राष्ट्रपति को किस प्रकार पदच्युत किया जा सकता है? तो इसका है जो फ्रेंड्स संसदीय प्रक्रिया के द्वारा महाभियोग लगाकर हटाया जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए इंपॉर्टेंट है, देखिए संसदीय प्रक्रिया के द्वारा, ना कि विधायी प्रक्रिया, न्यायिक प्रक्रिया और उपरोक्त सभी हो जाएगा। तो क्वेश्चन देखिए कंफ्यूज करने लायक है। भारत के राष्ट्रपति किस प्रकार पदच्युत किया जाता है? तो संसद की प्रक्रिया के द्वारा। अब कैसे हटता है फ्रेंड्स, इसका डिटेल देखिए, इतना बड़ा दिया हुआ है। भारत के राष्ट्रपति को संसदीय प्रक्रिया पदच्युत किया जा सकता है। संसद का कोई भी सदन, राज्यसभा हो या लोकसभा हो, राष्ट्रपति पर महाभियोग लगा सकता है। लेकिन महाभियोग लगाने के लिए 1/4 सदस्यों की पूर्व सहमति जरूरी है और राष्ट्रपति को इसकी सूचना कितना दिन? 14 दिन पहले देना होगा। एक सदन महाभियोग लगाता है तो दूसरा सदन राष्ट्रपति पर लगाए गए आरोपों की सुनवाई करता है। यदि राष्ट्रपति पर लगाया गया आरोप सही पाया गया तो दोनों सदन अपनी कुल सदस्य संख्या 2/3 से बहुमत से आरोप सिद्ध कर देंगे। ऐसी स्थिति में क्या है, राष्ट्रपति को अपना पद छोड़ना पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस संसदीय प्रक्रिया के द्वारा हटाया जाता है, याद रखिएगा। अगला सवाल 46, संघात्मक सरकार में क्या होती है? ये संघात्मक सरकार में क्या होती है? तो ये आपका शक्तियों का विकेंद्रीकरण होता है, यानी कि बंटवारा हो रहता है फ्रेंड्स। सभी लेवल पे आपका शक्ति का विकेंद्रीकरण मतलब ही होता है ना, बटा हुआ रहता है। देखिए, तो संघात्मक व्यवस्था जो कनाडा के संविधान से लिया गया है। संघात्मक सरकार में संविधान का लिखित होना आवश्यक है। यह दोहरी नागरिकता के सिद्धांत पर आधारित होता है तथा शक्तियों का बंटवारा केंद्र व राज्य प्रांतीय सरकार में मध्य होता है। अभी मैं बताया था ना कि शक्तियों का बंटवारा रहता है, विकेंद्रीकरण मतलब वही होता है। बंटवारा केंद्र राज्य सरकारों में होता है। संघात्मक सरकार की द्विसदनीय विधानमंडल की व्यवस्था रहती है। संघात्मक शासन में विषयों का स्पष्ट विभाजन होता है। इसमें राष्ट्रीय महत्व के विषय केंद्रीय सरकार के पास तथा कम महत्व या राज्य से संबंधित विषय राज्य सरकार के पास होता है। संघात्मक शासन व्यवस्था में न्यायपालिका स्वतंत्र तथा सर्वोच्च होती है। ठीक है, तो याद रखें फ्रेंड्स, यहाँ पर संघात्मक सरकार में क्या होता है? तो शक्तियों का विकेंद्रीकरण होता है, यानी कि बटा हुआ रहता है। चलिए फ्रेंड्स, अब ज़्यादा नहीं है। आपका 47 नंबर सवाल, 3 नंबर सवाल है। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? राष्ट्रीय वृक्ष क्या है फ्रेंड्स, आप लोग को पता होगा, सी होगा, बरगद है ना। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कितना सारा दे दिया, ये भी याद देख लिए एक बार रिवीजन। राष्ट्रीय पक्षी मोर, राष्ट्रीय पशु बाघ, राष्ट्रीय वृक्ष बरगद, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा, राष्ट्रीय पुष्प कमल, राष्ट्रीय गान जनगण अधिनायक जय, जो 52 सेकेंड में गाया जाता है, याद रखिएगा। राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय फल आम, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम जो ये आपका 65 सेकेंड में यानी 1 मिनट 5 सेकेंड में गाया जाता है। राष्ट्रीय गान 52 सेकेंड में और राष्ट्रीय गीत 65 सेकेंड में, ये भी याद रखिएगा। फिर राष्ट्रीय खेल क्या है? तो हॉकी है। राष्ट्रीय प्रतीक क्या है? तो अशोक का सिंह स्तंभ। चलिए 48 नंबर सवाल को देखते हैं फ्रेंड्स। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो सभी को पता है, गंगा की डॉल्फिन। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। अब देखिए, इससे संबंधित भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा डॉल्फिन है। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की शुरुआत में अध्यक्षता में हुई 4 अक्टूबर 2009 को गंगा नदी घाटी प्राधिकरण की एक बैठक में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सुझाव पर विलुप्त हो रही गंगा डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित करने का फैसला किया गया था। वाह, नीतीश कुमार जी के सुझाव पर किया गया था। अच्छी बात है फ्रेंड्स, नहीं पता है आप लोग भी याद रखिएगा कि गंगा डॉल्फिन का जो आपका राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया, तो किसने सुझाव दिया था? तो अपना बिहार का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने। और ये कब हुआ था? तो आपका 4 अक्टूबर 2009 को। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। पूछ देगा फ्रेंड्स कि कभी आपका कि गंगा की डॉल्फिन को राष्ट्रीय जल जीव कब घोषित किया गया? तो आपका 4 अक्टूबर 2009 ईस्वी में किया गया, नीतीश कुमार के सुझाव पर। 49 नंबर सवाल, चिल्ली की चुक्की माता खाने किस लिए प्रसिद्ध है? अच्छा नाम है, चिल्ली की चुक्की मात। चिल्ली की चुक्की मात है जो किसके लिए है फ्रेंड्स? तो ये आपका कॉपर के लिए है। अच्छा लग रहा है सुनने में फ्रेंड्स, बोलने में। चिल्ली की चुक्की मात खाने, चिल्ली की चुक्की मात खाने कॉपर के लिए है। चिल्ली की चुक्की मात खाने कॉपर उत्पादन के लिए है। ये कहाँ पर प्रसिद्ध है? चिल्ली, तांबा, नाइट्रेट दोनों रहता है। चिल्ली को तांबे की राजधानी भी है।
चिल्ली को तांबे की राजधानी भी कहा जाता है, ठीक है। चिल्ली की चुकीमात को तांबे की राजधानी कहा जाता है, ठीक है। तो चिल्ली की चुकीमात खाने किसके लिए, तो कॉपर के लिए, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो गया। चलिए लास्ट सवाल फ्रेंड्स, लास्ट सवाल देख लेते हैं फ्रेंड्स। नर्मदा बचाओ आंदोलन से कौन जुड़ी है, तो सब मेघा पाटेकर, सबको पता होगा। नर्मदा बचाओ आंदोलन का प्रवर्तक मेघा पाटेकर हैं, ठीक है, पाटेकर यहाँ पाटेकर हैं, जिन्होंने सरदार सरोवर बांध की ऊंचाई बढ़ाने में के फैसले के खिलाफ यह आंदोलन चलाया था। तो नर्मदा बचाओ कौन संबंधित है, मेघा पाटेकर। ये 50 प्रश्न था फ्रेंड्स। कैसा लगा पढ़ने में फ्रेंड्स, आप लोग को इससे काफ़ी सारी जानकारियाँ मिली होगी। और मेरा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लिएगा फ्रेंड्स। जल्द ही आपको हम लोग टेस्ट, ऑनलाइन टेस्ट भी लेने वाले हैं फ्रेंड्स, ठीक है। जो मेरा नया वेबसाइट है आपका newyoजना.com, उस पर ऑनलाइन टेस्ट आपका बिहार उत्पाद पुलिस और फायरमैन का लेने वाला हूँ। तो चैनल है जो आपको, जो मेरा टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन करके रखा है, उसी पर आपका लिंक जाएगा आपका टेस्ट देने के लिए फ्री में। तो आप लोग जरूर ज्वाइन करिएगा। चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।